हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज क्लास 10 कृतिका चैप्टर फर्स्ट माता का अंचल, जो शिव पूजन साय द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम पाठ की ओर। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। जहाँ लड़के बात कर रहे होते हैं तो वहाँ मृदंग बजता है। मृदंग का अर्थ होता है संगीत। जहाँ बूढ़े बात कर रहे होते हैं तो वहाँ खर्चे की बात होती है। हमारे पिता तड़के उठकर नीमट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। लेखक के पिताजी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा के लिए बैठ जाते हैं। तड़के का अर्थ होता है जल्दी। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। लेखक अपने पिताजी के साथ बचपन से ही ज़्यादा रहा करते थे। माता के पास तो सिर्फ दूध पीने जितना ही रहते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। जो लेखक थे वे अपने पिता के साथ ही सोया करते थे और जो उनके पिताजी थे उनको अपने साथ ही जल्दी उठाते, फिर नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बैठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। भभूत का अर्थ होता है राग, दिक का अर्थ होता है जिद। जो लेखक थे राग का तिलक लगा देने के लिए जिद करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार पे त्रिभुवन कर देते थे। लेखक के पिताजी कुछ हंसते थे और कुछ चिड़चिड़ाकर और कुछ डांटकर लेखक के लिलार पे त्रिभुवन का तिलक कर देते थे। त्रिभुवन जैसे कि भोलेनाथ जैसा तिलक कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। लेखक बता रहे हैं कि जो उनके लिलार पर भभूत का तिलक लगाते थे वो उन पर खूब बहुत प्यारा लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे भंबोला बन जाते थे। भभूत रमाने यानी कि भभूत लगाने के बाद लेखक अच्छे खासे भंबोला यानी कि शिव जी जैसे बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम ताकेश्वर नाथ। हम भी उनको बापूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। लेखक वे जो पिताजी थे उन्हें प्यार से भोलेनाथ के नाम से पुकारा करते थे, लेकिन जो हकीकत में यानी कि असल में उनका नाम था वो ताकेश्वर नाथ था। और लेखक भी अपने पिताजी को प्यार से बापूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। जब बापूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। बगल का अर्थ होता है पास, आईने का अर्थ शीशा। जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते थे तब लेखक उनके पास में बैठे बैठे शीशे में अपना मुंह निहारने का मतलब होता है देखा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। लेखक के पिताजी जब लेखक की ओर देखते थे तो लेखक कुछ लजाकर मतलब शर्माकर शीशे को नीचे रख देते थे और उनके पिताजी भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। जब लेखक के पिताजी पूजा पाठ कर लेते थे तो वह उसके बाद राम का नाम लिखने लगते थे। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। जैसे कि कॉपी में 1000 बार राम का नाम लिखते थे, फिर उसको साइड में रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उनको गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। फिर लेखक के पिताजी क्या करते थे, 500 बार छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर राम का नाम लिखते थे और फिर आटे की गोलियों में उनको लपेट देते थे और गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। लेखक बता रहे हैं जब उनके पिताजी गंगा की ओर जाते थे तब भी वह उनके कंधे पर विराजमान रहते थे और जब उनके पिताजी गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते थे
तब लेखक उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते थे तो बीच रास्ते मतलब आधे रास्ते में अपन कहते हैं ना झुकी हुई पेड़ की डाली की, इस पेड़ की डाली झुक गई है, तो वैसे ही झुकी हुई पेड़ की डाली पर लेखक के पिताजी लेखक को बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बापूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। लेखक बता रहे हैं कि जो हमारे बापूजी थे वह हमारे से कभी कभी कुश्ती भी लड़ा करते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। शिथिल का अर्थ होता है ढीला पड़ जाना। तो जो लेखक के पिताजी थे वह लेखक के सामने ढीले पड़कर उनके बल को क्या देते थे, बढ़ावा, और जो लेखक थे उन्हें पछाड़ देते थे। पछाड़ना यानी गिरा देते थे। ये उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब लेखक अपने पिताजी को पछाड़ देते थे तो वह नीचे गिर जाते थे और लेखक उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। छाती का मतलब होता है सीना। लेखक उनके सीने पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। लेखक के पिताजी जो थे उनकी बड़ी ही लंबी लंबी घनी मूछें थी, तो लेखक उनकी लंबी लंबी मूछों को जब उखाड़ते थे तो उनके पिताजी हंसते हंसते उनके हाथों से मूछों को छुड़ाते और फिर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। लेखक के जो पिताजी थे उनसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे तो जो लेखक थे वह बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर कर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वे दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। लेखक के पिताजी जो थे वो जब बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते थे तो जो अपनी दाढ़ी और मूछ होती थी वह लेखक के कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वे बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। जब उनके गालों पर गड़ा देते थे तो लेखक झुंझलाकर यानी कि चिड़चिड़ाकर उनकी मूछ को नोचने लग जाते थे। बनावटी का अर्थ होता है नाटक। तो लेखक के पिताजी नाटक में रोने लगते थे और लेखक अलग खड़े खड़े हंसा करते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना बैठते थे। वह अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। भात का अर्थ होता है चावल। जो उनके पिताजी है वह अपने हाथों से ही उन्हें चावल खिलाया करते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। अफर का अर्थ होता है मतलब जैसे वह खाना खा के जब उठने लगते थे तो जो उनकी माताजी होती थी वह उन्हें और खाना खाने के लिए कहती थी। वह बापूजी से कहने लगती थी, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं, आपको खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भरमुख कौर खिलाना चाहिए। जो लेखक की मैया हैं वे उनके बापूजी से कहती हैं कि आप तो बच्चे को थोड़ा सा खिला देते हैं जिससे उसे लगता है हमने बहुत सारा खा लिया, आपको तो खिलाने ही नहीं आता, बच्चे को भरमुख कौर खिलाना चाहिए। कौर का अर्थ होता है बड़े बड़े निवाले। बच्चे को बड़े बड़े निवाले खिलाने चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। इसका अर्थ है जब खाएगा बड़े बड़े निवाले तब पाएगा दुनिया में बड़े बड़े नाम। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्द वे के जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। मैया बापूजी से कह रही है कि अब देखो मैं खिलाती हूँ, मर्दुए यानी कि आदमी क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और मैथारी मतलब माता के हाथ से खानों पर बच्चे का पेट भी भरता है।
ये कह वह थाली में दही भात सान की और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए खिलाती जाती, जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। जो माता होती वह चावल के अलग अलग नाम जैसे मैना कबूतर हंस कहती जाती और उन्हें बोलती, जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। लेखक बोल रहे हैं कि हम उनको इतनी जल्दी खा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं देते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बापूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। लेखक बता रहे हैं कि जब हम माँ की बनावटी चिड़ियों को सबको चट मतलब खा जाते थे तब बापूजी कहने लगते थे, अच्छा अब तो तुम क्या हो, राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ कांटा का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। लेखक बोल रहे हैं फिर हम उछलने कूदने लग जाते थे, कांट का घोड़ा मतलब रस्सी का घोड़ा लेकर बाहर गलियों में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख झपटपटाने पर भी एक चूलू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती। हम रोने लगते और बापूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। लेखक बता रहे हैं जब कभी उनकी मैया उन्हें पकड़ लेती थी तो वो चाहे कितना ही छुड़ा ले वह उन्हें छोड़ती नहीं थी और उनके सिर पर तेल लगा ही देती थी और वह रोने लग जाते थे और इस बात पर उनके बापूजी भी बिगड़ना यानी कि गुस्सा हो जाते थे। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बापूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। जो उनकी मैया थी फिर उनकी नाभि और लिलार में काजल लगा देती थी और चोटी गूंथती थी और फिर फूलदार लट्टू बांधकर उन्हें रंगीन यानी कि कलरलेस रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी और उसमें वो कन्हैया जैसे लगते थे और फिर वो बापूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। सिसकते सिसकते का अर्थ होता है धीरे धीरे बापूजी की गोद से बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बापूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। जो लेखक है वे बता रहे हैं जब वे बापूजी की गोद में बैठते बाहर आते थे तो मतलब बालकों का झुंड उनकी मित्र मंडली मिल जाती थी। उनको देखकर वह सिसकना यानी कि रोना भूलकर बापूजी की गोद से उतर जाते थे और उनके साथ चले जाते थे और तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। लेखक बता रहे हैं कोई छोटे मोटे तमाशे नहीं, हम तरह तरह के नाटक करते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा जैसे कि जो हमारा घर होता है उसमें बाहर प्लेटफॉर्म जैसा हम बनाते हैं उसे ही पहले मतलब चबूतरा कहा जाता था। बापूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। चौकी का अर्थ होता है जैसे आजकल स्टूल होती है, टेबल्स होती हैं, वैसे ही पहले चौकी हुआ करती थी। तो जिस पर उनके बापूजी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही उनकी रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तानकर मिठाई की दुकान लगाई जाती। वो बता रहे हैं कि चबूतरे को तो हम नाटक घर बना लेते थे और चौकी पर रंगमंच और चारों ओर खंभे लगा के एक तरीके से उसमें टेंट डाल के और नकली की मिठाई की दुकान लगा लेते थे। उसमें चिलम के खोजे पर कपड़ों के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े टुकड़ों के बताशे आदि मिठाई सजाई आ जाती थी। जैसे वह नकली की दुकान लगाते थे वैसे ही वह नकली की मिठाइयाँ सजाते थे। जैसे ढेले के लड्डू, पत्तों की तो पूरी कचौरियाँ बन जाती थी और गीली मिट्टी की जलेबियाँ बन जाती थी। फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे ऐसे करके नकली की मिठाइयाँ बन जाती थी और उन्हें सजाई जाती थी। ठीकरों के बटकरे और दस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। जैसे नकली की मिठाई की दुकान लग गई फिर नकली की मिठाइयाँ सज गई वैसे ही नकली के पैसे भी बन जाते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। लेखक बताए कि हम ही लोग तो खरीदने वाले होते थे और हम ही लोग बेचने वाले होते थे। बापूजी भी
2 बार गोरखपुर ये पैसे खरीद लेते थे, कई बार बापूजी भी खरीद ही लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरोंदा बनाते थे। फिर वो क्या करते थे, मिठाई की दुकान को तो बढ़ाना यानी कि बंद कर देते थे और बाद में घरोंदा बनाते थे। घरोंदा का अर्थ होता है, जैसे वे पहले मिठाई का खेल खेले थे वैसे ही घरोंदा मतलब घर का खेल बनाते हैं। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर। लेखक बता रहे हैं कि धूल की तो दीवार और बनती थी और तिनकों का छप्पर। दातून के खंभे, दियासलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बापूजी की पूजा वाली आचमनी कलची बनती थी। लेखक मतलब घर के सामान का ही प्रयोग करके अलग अलग खेल की वस्तुएं बना लेते थे। जैसे दियासलाई की तो पेटियों की किवाड़ बन जाते थे, दिए की कढ़ाई बन जाती थी। ऐसे करते करते वे अपने खेल को शुरू कर देते थे। पानी की घी, धूल के पिसान और बागलू की चीनी में हम लोग जोनार तैयार करते थे। पानी को तो वो घी मान लेते थे और धूल को पिसान और बालू की चीनी को लेके वे जोनार का मतलब होता है भोज या दावत तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोग की जोनार बैठती थी, मतलब यही दावत करने वाले होते थे और यही दावत बैठाने वाले होते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बापूजी धीरे से आकर पात के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठे देखते ही हम लोग हंसकर और घरोंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलेनाथ। मतलब जब पंगत बैठ जाती थी और जब पंगत खाकर चली जाती थी तो धीरे धीरे बापूजी भी आकर बैठ जाते थे और हम सब उनको हंसकर देखकर भाग जाते थे। तब हंसते हंसते वह भी कहते थे कि भोलेनाथ अब कब होगी भोज या दावत। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। मतलब जैसे शहरों या गाँवों में बारात निकलती थी तो वैसे ही बारात निकालने का भी नाटक बना लेते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, कनस्तर का मतलब तेल का तो तंबूरा बजता था। अमोलों को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। अमोले का अर्थ होता है आम का उगता हुआ पौधे को पीसकर ये लोग शहनाई बजाते थे। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, मतलब कि जो चूहेदानी होती है जब वह टूट जाती है तो उसकी ये लोग पालकी बना लेते थे जिसपे दुल्हन आती है। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे। समधी का मतलब ये खुद ही दूल्हे बनकर बकरे पर चढ़ जाते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगने लगती थी। बारात कहाँ से कहाँ जाती थी, एक कोने से दूसरे कोने में जाती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों में सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हैये का कलसा रखा रहता था। जहाँ पे बारात जाके आती थी वहाँ पे गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए आंगन में कुल्हैये मतलब कुल्हैये का कलश रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी, वहाँ जाकर बारात वापस आ जाती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बापूजी जो कि ओहार उगार कर दुल्हन का मुख निहारने लगते तो हम सब भाग जाते, तो हम लोग हंसकर भाग जाते थे। जब वह बारात लौटती तब वह दुल्हन को बैठाकर दुल्हन को भी चढ़ा लिया जाता था और ले आया जाता था। फिर जब लौट आने पर बापूजी दुल्हन का घूंघट को उघाड़ते हैं और मुंह को देखने लगते हैं तो जो इनकी सारी मित्र मंडली होती है वह हंसकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती है, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं सभी लड़के। इकट्ठा होते ही राय जमती है कि खेती की जाए। जब ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो राय यानी कि इनकी बातचीत होती है कि अब क्या करा जाए, खेती का खेल खेला जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की भट्टी हुई पतली रस्सी में एक चुकड़ बांध गराडी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बेल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरे को तो ये घिरनी गड़ जाती थी वहाँ पे और कुआं बन जाता था और 2 लड़के बैल जिससे खेत में फसल की जाती है
खेत में बैल से काम कराया जाता है तो बैल के दोनों तरफ रस्सी बांध देते हैं और दो लड़के उसे खींचा करते हैं। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुटाऊं। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते, फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे। लेखक बोल रहे हैं कि फसल करते हमें बहुत मेहनत लगती थी और हम इनकी जो फसल होती थी वह जल्दी ही उग जाती थी और ये हाथों हाथ काट लेते थे। और जब काटते थे तो गाते थे, ऊंच नीच में भई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। कि जैसी भी फसल हुई हो है तो हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि कर देते थे। फसल को क्या करते थे, एक जगह रखकर मतलब इकट्ठा कर कर उसे पैरों से रौंदते थे और उसे तोलते थे कि इसकी कितनी राशि हुई है। इसी बीच बापूजी भी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ। बस फिर क्या, हम लोग जौ का तौ खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। लेखक बता रहे हैं जब इनकी बापूजी पूछते थे कि भोलेनाथ इस साल की खेती कैसी रही, तब ये लोग जैसा था खेत को वैसा छोड़कर वहाँ से हंसते हुए भाग जाते थे। क्या मौज की खेती हुआ करती थी इनकी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। इसका मतलब होगा कि ऐसे ऐसे नाटक ये लोग रोज किया करते थे और जो इनके आसपास के लोग थे वो इनके तमाशे को देखकर हंसा करते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। इसका अर्थ होगा कि जब ये लोग मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते थे तब ये बहुत ज़्यादा कूद कूद कर ज़ोरों से कहने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सतु पिसान की मोचड़ी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। मतलब है इसका, अगर किसी दूल्हे यानी कि कोई दूल्हे राजा होते थे, अगर उनकी पालकी को देखते तो और ज़ोरों से चिल्लाने लगते थे और गाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, ढोला की कन्हैया हमार महरी। इसका अर्थ होगा कि जो पालकी में दुल्हन है वो आपकी नहीं हमरी है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। मतलब है कि ऐसे ही कुछ बात पे एक बूढ़े दूल्हे ने इन लोगों को बहुत ज़्यादा खतरों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ये बोल रहे हैं कि आज भी उसकी सूरत हमें अच्छे से याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। लेखक बोल रहे हैं पता नहीं किस ससुर ने ऐसा जमाई ढूंढा था, उस जैसा आदमी तो हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। लेखक बता रहे हैं जब आम की फसल होती है तो उससे पहले बहुत ज़्यादा आंधी आया करती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। मतलब जब आंधी रुक जाती थी तो ये लोग आम के बगीचे में दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम चापते थे। मतलब जब आंधी आती है तो जो पेड़ से आम झड़ जाते थे ये उनको उठा उठा कर खाने लगते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। इसका मतलब है एक दिन ऐसा हुआ कि आंधी आई और अचानक से चली गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे। फिर क्या हुआ, आंधी आई और अचानक से चली गई, लेकिन क्या हुआ, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। हवाएं ज़ोरों से चलने लगी, बिजली कड़कने लग गई, मेघ गरजने लग गया, काले काले बादल हो गए। तो ये लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में चितराई, बरखा उतरे बिलाई। एकदम से आंधी आई और रुक गई और कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन बरखा ने रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। मतलब है इसका कि बारिश ना रुकी और ज़ोरों से मूसलाधार पानी आने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मतलब जो पेड़ों की जड़ें यानी कि पेड़ों की डालियों के नीचे ये लोग छुप गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। इसका अर्थ होगा जैसे कुत्ते के कान में कीड़ा चिपक जाता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। मगर बारिश जमी नहीं और फिर थम गई।
बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। मतलब बारिश को रुकने के बाद छोटे छोटे बिच्छू निकल गए और नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। ये लोग वहाँ से डर गए और भागने लगे। हम लोगों में बेजू बड़ा ठीक था। इनमें से एक था जिसका नाम बेजू था, वह बड़ा ही ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मुसुन तिवारी मिल गए। फिर क्या हुआ, जब इनका रास्ते में ये भाग रहे थे तो इनको मुसुन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। वो जो मिसुन तिवारी थे उन्हें सूझता कम था। सूझता यानी कि दिखता कम था। तो बेजू, जो इनमें से बहुत ज़्यादा ढीठ था, बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सिर में सिर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। फिर जब बेजू ने ऐसा कहा तो ये लोग भी बेजू के साथ साथ मिलकर ऐसा शुरू कर देते हैं। मुसुन तिवारी ने बेताशा खदेड़ा, यानी कि वो इनके पीछे भागने लगा और फिर इन्हें मारने के लिए वो भागने लगा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आदी हो चले। ये लोग अपने घर की ओर भाग गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। जब ये लोग नहीं मिले तो जो मुसुन तिवारी थे वह इनकी पाठशाला मतलब स्कूल में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। मतलब वहाँ से 4 कुछ विद्यार्थी इनको पकड़ने के लिए छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे तो ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। मतलब जैसे ही ये लोग घर पहुँचे वैसे ही गुरुजी के जो सिपाही यानी कि जो गुरुजी के विद्यार्थी थे वह इन पे टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया। मतलब जो बेजू था वो तो गायब हो गया और हम लोग क्या हुआ, पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। मतलब है फिर इनके जो गुरुजी थे उन्होंने बहुत इनको मारा। बापूजी ने ये हाल सुना, वे दौड़े हुए पाठशाला में आए। जब इनके बापूजी ये बात सुनते हैं तो वे जल्दी से पाठशाला में आते हैं। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। जो इनके बापूजी होते हैं फिर उनको गोद में लेते हैं और इन्हें चुप कराने लगते हैं, पर ये लोग ऐसे चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। मतलब उनका कंधा आंसुओं से गीला कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। चिरोरी का अर्थ है मतलब प्रार्थना करके। वह इसके जो पिताजी थे लेखक के, उनसे प्रार्थना करते हैं गुरुजी से और इनको घर ले जाते हैं। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। फिर जब ये रास्ते में जा रहे तो वापस इनका लड़कों का झुंड मिलता है। वह ज़ोर से नाचते हैं और गाते थे। फिर ये क्या करते हैं, वापस से ज़ोरों से गाते हैं और नाचते हैं। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेला जुआ। मतलब है माई ने पकाया पुआ, हमने खाया पुआ, ना खेला जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बापूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तान सुर अल्पाने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वह दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। इसका अर्थ है फिर जब इन्होंने मित्र मंडली को देखा तो फिर क्या था, ये लोग रोना धोना भूल गए, बापूजी के गोद से उतर के मित्र मंडली में वापस चले गए। और फिर जो इनके सारे जो मित्र मंडली के लड़के थे मकई के खेत मतलब मक्के के खेत की ओर दौड़ पड़े और वहाँ पे चिड़ियों का झुंड चल रहा था। तो उनके पीछे दौड़ने लगे चिड़िया को पकड़ने के लिए, लेकिन इनके हाथ में एक भी ना आई। और फिर गाने लगे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बापूजी और हमारे गांव में कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलाना सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। मतलब खेत से कुछ दूर इनके बापूजी और गांव के जो आदमी थे वो खड़े होकर इनके तमाशे देख रहे थे। और फिर वो हंसते हंसते कहते हैं कि चाहे चिड़िया की जान जाए, मतलब कि चिड़िया की जान चली जाए, लेकिन लड़कों का तो ये भी खिलौना ही है। सचमुच लड़के और बंदर किसी का दर्द नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। इसका मतलब है ये लोग एक चूहे पर पानी डाल रहे थे, तो वो चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे, तो वहाँ से अचानक से एक सांप निकल गया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई
ओंधा गिरा, कोई अनटचेड, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। मतलब ये सांप को देख के डर गए और ज़ोरों से रोने लगे, वहाँ से भागने लगे। तो कोई उल्टा गिर गया, कोई कैसे गिर गया, और ऐसे करके किसी का सिर फूट गया, दांत टूट गए। सभी गिरते पड़ते भागे। मतलब कोई गिरता उठता फिर भागने लग जाते। हमारी सारी देह ललुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलने हो गए और पैरों में जोरदार कांटे चुभ गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर से घुस गए। मतलब ये जल्दी से दौड़ते दौड़ते आए और घर में घुस गए। उस समय बापूजी की बैठक ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। और जो उनके बापूजी थे ओसारे मतलब बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। मतलब बापूजी ने इनको बहुत आवाज़ें लगाई लेकिन ये अनसुनी करके मैया के पास चले गए। जाकर उन्हीं की गोद में शरण ली। मतलब माँ की गोद में जाकर शरण लेते हैं। मैया चावल अम्मियाँ कर रही थी। मैया चावल अम्मियाँ कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। जो इनकी मैया थी वह चावल साफ कर रही थी और ये अपनी मैया के आंचल में जाकर छुप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोरों से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। मतलब इनको डरते हुए देखकर जो इनकी मैया थी वह जोर से रोने लग गई और सारे काम छोड़ दिए। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। जो इनकी माँ थी इनको भय में देखकर कारण पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रोए हो, ऐसे ऐसे। और इनको रोती रोती अपने से चूम लेती। बहुत ज़्यादा संकट में हो गई थी इनकी मैया भी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कुहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल से लुके चले जाते। मतलब इनकी जो बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी तो इनकी मैया जल्दी से हल्दी पीसकर इनके घावों पे लगाती हैं और घर में एकदम कुहराम मच गया। और इनकी सुर ओनली इनके जो मुंह से सिर्फ सह कहते हुए ये लोग मैया के आंचल में छुपे रहते हैं। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। इनका सारा जो शरीर था वो बहुत ज़्यादा धूज रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आँखें खोलना चाहते थे पर वह खुलती नहीं थी। हमारे काँपते हुए होठों को मैया बार बार निहार रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। मतलब बहुत ज़्यादा डर गए थे और इनके होठ काँप रहे थे तो उनके होठों को काँपती देख मैया इनको बहुत लाड कर रही थी और अपने गले से लगाकर रोने लग जाती है। उसी समय बापूजी दौड़ आए और फिर उस समय जो बापूजी होते हैं वो जल्दी से आते हैं दौड़े दौड़े आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया न छोड़ी। इनके बापूजी इनकी मैया की गोद से अपने पास लेने लगते हैं लेकिन ये लोग मैया की गोद से आते नहीं हैं। फ्रेंड्स आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम जल्दी आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।